ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं गोपाल राय जी। कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, परिवहन से लेकर श्रम रोजगार, कई अहम विभाग इस वक्त संभाल रहे हैं गोपाल राय जी। गोपाल राय जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने ऑड इवन के मसले पर जिक्र किया था। एक बार फिर से 15 से 30 तारीख तक जो आपका अगला फेज है वो ऑड इवन का आएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से हमने सुना अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि परमानेंट हम इसको लागू कर पाए। तो आपको नहीं लगता कि लगातार सवाल उठता है कि आपने पहला फेज चलाया, दूसरा फेज का आपने ऐलान कर दिया है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों नजर आ रही? हमसे ज्यादा जल्दबाज दिल्ली के लोग हैं। हम तो ट्रायल के बाद लोगों से हमने पूछा, कोई कार्यक्रम नहीं था पूरे दिल्ली में, कहीं भी जाना मुश्किल हो गया था। हर जगह पकड़ के चौराहे पर लोग पूछते थे दूसरा फेज कब लाओगे, दूसरा फेज कब लाओगे। आपको बताऊं, जो अभी हमने सर्वे किया है उसमें 80% लोगों ने जो अपना मत दिया है कि 14 फरवरी से इसको लागू कर दिया जाए, लेकिन हम अभी लागू करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दूसरा सर्वे का जो ओपिनियन था कि एग्जाम के टाइम में दिक्कत होगी, और उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि हम 14 अप्रैल तक जो है काफ़ी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो 15 अप्रैल से हमने ये फैसला किया है। देखिए, लोगों को जिस तरह से ऑड इवन के दौरान जिस तरह की सुविधा हुई है, दिल्ली के लोगों को घर से बाहर निकलती एक ही सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे। दूसरा, जिस तरह से हमारे सांसों पर संकट हो रहा है और हर बच्चे की ये चिंता है उसकी जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी, तो इसलिए ऑड इवन तो आज दिल्ली के लोगों का सबसे बड़ा चार्म बन गया है, और उसके लिए दिल्ली सरकार कदम बाई कदम उसको आगे बढ़ा रही है। अपनी पब्लिक, जैसा मैंने कहा कि लोगों के माइंडसेट को बदलने के काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यों-ज्यों मजबूत होता जाएगा त्यों इसको और हम लोग बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, इसी से जुड़ा बड़ा अहम सवाल है, आपकी सरकार की तरफ से जो ऑड इवन फॉर्मूला लाया गया है, मेन मकसद क्या था? क्या पॉल्यूशन के लेवल को नीचे लाना, प्रदूषण से निजात दिलाना, या फिर जाम फ्री करना? क्योंकि जो इसके बाद रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं 1 से 15 तारीख के बाद, उसमें ठीक है, लोगों ने बोला कि हमें जाम फ्री दिल्ली तो मिली, लेकिन पॉल्यूशन से शायद से उतनी निजात नहीं मिल पाई थी। रिपोर्ट्स का भी कहना था कि पॉल्यूशन इतना नीचे नहीं आया था, उल्टा कुछ ऐसे भी दिन थे जहां पर पॉल्यूशन का लेवल ऊपर चला गया था। देखिए, पॉल्यूशन एक दिन का नहीं है दिल्ली के अंदर, सालों साल से पार्टिकल मैटर दिल्ली के वातावरण में घुले हुए हैं, और एक दिन में खत्म भी नहीं हो जाएंगे। जहां तक बात है कि जाम फ्री हुई और पोल्यूशन कम नहीं हुआ, मुझे लगता है बचकानी बात है। अगर दिल्ली की सड़कों पर 20 लाख गाड़ियां दौड़ती थीं और डीजल और पेट्रोल जलाती थीं, और उससे जो प्रदूषण पैदा होता था, 10 लाख गाड़ियां क्या उतना ही पोल्यूशन पैदा करेंगी? आधा करेंगी। दूसरी बात, नहीं, ये रिपोर्ट्स को मैं रिपोर्ट्स के हवाले से जो अलग-अलग बातें सिंपल बात और साधारण हो रही थी उस हम तो साधारण सी बात बता रहे हैं। रिपोर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग है, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं कि 20 लाख गाड़ी जितनी धुआं पैदा करती थी, 10 लाख गाड़ी उतनी धुआं नहीं पैदा करती। मेरा इतना दिमाग समझता है। अच्छा, आपके सर्वे को मैं कोट करता हूं जो आपने लोगों से राय मशवरा किया। आपने बताया कि 81% ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ऑड इवन फॉर्मूला एक बार फिर से लागू, इसलिए आपने दोबारा सेकंड फेज का ऐलान किया। उन्हीं में से 63% ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि परमानेंटली इसको लागू किया जाए। तो ऐसी स्थिति में कब जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पहुंच पाएगा जब परमानेंट तरीके से दिल्ली सरकार सोचेगी कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाए? देखिए, अभी हम लोगों का जो अनुमान है, जो हमने सर्वे किया उसमें जो हमने ऑप्शन दिए थे कि इसको कब कब लागू किया जाना चाहिए, 4 ऑप्शंस था, लेकिन मेजर 2 ओपिनियन है। एक ओपिनियन है कि इसे जो मेजर है कि इसको परमानेंट कर दिया जाए, एंड सेकेंड ओपिनियन है कि महीने में जो है 15 दिन के लिए लागू किया जाए, जिससे कि कम से कम महीने में 6 दिन लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन अभी सरकार इस ओपन माइंडेड इसको सोच रही है। जहां तक कि अगले 30 अप्रैल के बाद इस पर हम लोग और विचार करेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें चरणबद्ध तरीके से। लेकिन अगर हम कहें परमानेंट के लिए, परमानेंट करने के लिए निश्चित रूप से हमें 3000 बसें जो हमें लाने का हमारा टारगेट है वो पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर परमानेंट अगर हम जब करते हैं और लोगों को सुविधा नहीं होगी तो फिर उसके साइड इफेक्ट पैदा होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि एक एक कदम हम आगे बढ़ें, लेकिन सफलतापूर्वक आगे बढ़ें, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस मंजिल को हम अचीव करें। लोगों के राय और लोगों का माइंड जो हम माइंडेड है वो हमें मिल चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बेहतर करते जाएंगे, और ज्यों ही ये क्षमता हो जाएगी त्यों हम उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन के साथ साथ एक और बहुत अहम जिम्मेदारी आपके पास है, श्रम रोजगार की है। इस दिशा में पिछले 1 साल में आप कितना आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, अभी 2 जो मसला है, जहां तक मजदूरों के लिए दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं,
और बहुत सारे लोगों की शिकायतें हमारे पास आई थी कि उनको जो मिनिमम वेज है वही नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने दो बार मिनिमम वेज बढ़ाए हैं, लेकिन लोगों को उस पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए सरकार ने काफ़ी एक कड़ा कानून दिल्ली विधानसभा ने पास किया है, जो सेंटर के पास अभी गया है, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी पास हो जाएगा। और उस कानून के लागू होने के बाद मजदूरों के श्रम के जो कमाई है उस पर जो डाका पड़ रहा है चारों तरफ, उससे निजात हम लोग दिला पाएंगे। दूसरा, दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं, निर्माण मजदूर काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का पता नहीं होता है, लावारिस की तरह जीते हैं। उसके लिए दिल्ली सरकार ने श्रम विकास मिशन शुरू किया है। श्रमिक विकास मिशन में उनकी जिंदगी के लिए तमाम बेहतर योजनाओं को, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए पॉलिसी है, उनसे 10 गुना बेहतर पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर के आई है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दिल्ली के जो लेबर्स हैं, जो लेबर्स चौक हैं, जो चौराहों पर लेबर खड़े होते हैं, उनके लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर ऐसा हॉस्टल बनाने हम जा रहे हैं जहां वो किराए पर अपना जो है एक मिनिमम रेट पर वो अपना रह सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए करीब 50 करोड़ रुपया अभी दिल्ली सरकार ने उन अलग अलग स्कूलों में जो उनके बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हमने उनको जो है सब्सिडी के रूप में देना शुरू किया है। दिल्ली के अंदर उनके लिए स्पेशल स्कूल, स्पेशल हॉस्पिटल्स, इसकी भी गारंटी हम करने जा रहे हैं। तो उन कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभी पॉलिसी जो है दिल्ली सरकार ने बनाया है। तीसरा जो पॉइंट है, रोजगार को लेकर के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, रोजगार विभाग है। लेकिन जब सरकार बनी और हमने पहली समीक्षा बैठक की और हमने अधिकारियों से पूछा करते क्या हो, बोले हम केवल नाम दर्ज करते हैं। हमने कहा कि कितने नाम दर्ज हुए, बोले 16 लाख लोगों का नाम रजिस्टर्ड है। हमने पूछा रोजगार कितने को दिया, बोला एक को नहीं दिया। अच्छा, एक बहुत बड़ा वादा आपकी मैनिफेस्टो में किया गया था, ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक जो ठेका कर्मचारी उनके लिए कुछ हुआ नहीं है, बहुत नाराजगी है। वो बोल रहे हमारे साथ इस तरीके की वादा खिलाफी क्यों की गई अब तक? नहीं, ये सत्य नहीं है। हाँ। बहुत कुछ हुआ है। हाँ। दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी बना लिया है कि जो ठेके पर जो लोग काम करते हैं उनको कैसे रेगुलराइज किया जाए, और उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहला ट्रायल हम लोग करने जा रहे हैं। करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को लिए हम लोग उसके लिए पॉलिसी बना चुके हैं, और पहला ट्रायल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाल करके करने जा रहे हैं। अगर वो मेथड सक्सेस रहा तो उसी मेथड के आधार पर, उसी पॉलिसी के आधार पर दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ठेका कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का काम आगे बढ़ाएगी सरकार। कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि जो कर्मचारी बोल रहे कि 1 साल हो गया है, अभी तक हुआ नहीं, और कितना वक्त लग जाएगा? इसी साल पॉलिसी बन चुकी है उसकी, लेकिन उसको देखिए, दो चीज है कि अगर आज हम किसी को रख देते हैं और कल कोई कोर्ट में जाता है और उसको स्टे लेकर के आता है और फिर सारा जिंदगी बर्बाद होती है, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक परफेक्ट पॉलिसी सरकार ने डेवलप किया है, और उस पॉलिसी के तहत पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस साल हम उसका ट्रायल करने जा रहे हैं, और हमें लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर उसकी वैकेंसियां निकलेंगी और उस पर काम शुरू होगा, और उसके सफलता को मूल्यांकन करके फिर उसको सारे डिपार्टमेंट में हम लागू करेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी नाराजगी की बात सामने आ रही, आपकी सरकार की तरफ से 551 करोड़ का जो लोन अभी हाल ही में दिया गया था ताकि सैलरी दी जा सके तमाम जो कर्मचारी एमसीडी की, उसमें आरोप लगाया गया कि बाकायदा शर्त को जोड़ा गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि जितने भी जो अनियमित हैं, जो ठेका कर्मचारी हैं, उनको फेज वाइज आपको निकालना है, उनको बाहर करना है। इसका सर्टिफिकेट बाकायदा दिखाया गया। तो ये तो सीधे कहा जा रहा है कि एक तरफ सरकार बोल रही थी कि हम तो सबको नियमित करेंगे, और अब हमको निकालने की बात की जा रही है, हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही। इतना बड़ा धोखा क्यों हमारे साथ किया? नहीं, दिल्ली सरकार इसका कोई धोखा नहीं कर रही है। देखिए, दिल्ली सरकार एमसीडी की जो सारी पेचीदगियां हैं वो सबको पता है। दिल्ली सरकार ने अभी तक जितनी सरकारों ने एमसीडीज को फंड दिए, उससे ज्यादा फंड दिल्ली सरकार ने दिया है, और सिर्फ इसीलिए दिया है कि दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली के जो काम करने वाले लोग हैं, उसको उनकी जिंदगी में परेशानी न हो। लेकिन जिस तरह से जानबूझ करके सारी चीजों को, एक कॉम्प्लेक्सिटी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है एमसीडी के द्वारा, और सिर्फ इसलिए कि उसमें भाजपा के लोग बैठे हुए, आज कल आम आदमी पार्टी के लोग वहां बैठेंगे, सारी समस्याएं एमसीडी की खत्म हो जाएंगी। वहां समस्या है नहीं, समस्या क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि एमसीडी अपने तरीके से तमाम जो उसके पास संसाधन हैं जो आर्थिक रूप से अपने को संचालित करने के लिए, दिल्ली सरकार का भी उसमें रोल होता है। दिल्ली सरकार ने अपने सारे रोल को पूरा किया है। केंद्र सरकार का जहां तक रोल बनता है, पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पूरी गंदी रहेगी और देश स्वच्छ हो जाएगा। ये स्वच्छ भारत का जो फंड है ना, उसमें से थोड़ा पैसा लगा करके और उनका तनख्वाह दे देती, वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी वही जिम्मेदार है। हाँ, 2017 में चुनाव के बाद हम बीजेपी से नहीं, दिल्ली सरकार के लिए हम नहीं बीजेपी से पूछने जाते हैं, एमसीडी भी हम चलाएंगे,
लेकिन अब तक जब तक जिम्मेदारी उनकी है, दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, डीडीए केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी और इसमें पहल करके उसको समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस समस्या को उलझाने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल राय जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये थे गोपाल राय जी, जिन्होंने अपने तमाम मंत्रालयों में क्या कुछ काम काज किया है, इसको लेकर तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया है। हालांकि आम जनता की तरफ से कई सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत काम किया, आगे बहुत काम करना बाकी आम जनता की तरफ से, लेकिन इन कामों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उम्मीद यह करते हैं कि आने वाले साल में, अब 4 साल का और वक्त बचा हुआ है सरकार के पास, तो मंत्री जी इस दरमियान और जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए और जो वादे किए हैं उनको जल्द पूरा करने का पूरा काम करेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार टोटल न्यूज पर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।